हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आपका नौ बेबीलोनियन पीरियड ख़त्म हो गया था। फिर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया था पूरा। लास्ट वीडियो में आपका जो थोड़ा सा नौ बेबीलोनियन काल अधूरा रह गया था वो भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। तो फिर जो है मैंने मिस्र की सभ्यता स्टार्ट कर दी थी, तो 3 पॉइंट आप लोग को उसके बता दिए थे। तो अब हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता में क्या क्या चीज़ें। जैसे आपका मेसोपोटामिया बहुत लेंदी टॉपिक था, बहुत बड़ा था, तो वैसे ही ये भी बहुत विस्तृत टॉपिक है मिस्र की सभ्यता भी, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो मिस्र की सभ्यता देखने से पहले मैं आप लोग को उसके बारे में आगे और बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं मिस्र की सभ्यता में। पहले आप लोग को थोड़ा सा मैं जो लास्ट वीडियो भेजी थी उसके बारे में रिमाइंड कराती हूँ, देन फिर हम देखते हैं कि क्या है मिस्र की सभ्यता में और क्या क्या चीज़ें बनी थी, कौन कौन से शासक आए थे, क्या शासनकाल था उनका। तो ये चीज़ें हम देखेंगे फिर। तो चलिए देखते हैं कि पहले आप लोग को मैंने क्या पढ़ाया था। नौ बेबीलोनियन काल स्टार्ट हो गया था आपका, जिसमें कैल्डियन शासक आए थे। नेबुकोडनेस्सर ने यहाँ पे अपना शासन जो है विस्तृत रूप से फैलाया था, और उसको जो है नेबुकोडनेस्सर वहाँ का प्रथम शासक था। तो ये जो है कैल्डियन सम्राट थे, ये जो है सेमेटिक जाति जो थी उन्हीं की शाखा थी, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। तो उनका एक मार्ग था जो बहुत प्रसिद्ध था, वो जो है विश्व के सुंदरतम मार्ग में आता है। तो ये जो है ये जो मार्ग बनाया था, तो ये मंदिर से निकलता हुआ मार्ग बनाया था। तो ये इसको ईश्वर का द्वार भी इन्होंने कहा था, और इसमें जो है बहुत पॉलिशदार बहुरंगी छोटी छोटी ईंटों की रिलीफ मूर्तियाँ भी बनाई गई थी। और इस टाइम पे जो चमकीले नीले रंग की पृष्ठभूमि पर, मतलब बैकग्राउंड जो होता था वो चमकीला नीला रंग का होता था, और उसके ऊपर सफ़ेद और सुनहरे रंगों से ज्यामिति आलेखन करते थे, उसमें ड्रैगन रसद आलेखन ये सारी चीज़ें बनाते थे। तो इस द्वार को ये लोग जो है नॉवल ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। फिर इसके बाद इन्होंने इसी द्वार के पास एक विशाल जिगुरात बनाया था जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। तो उसको बेबीलोन का मीनार कहा जाता है, टावर ऑफ बेबल कहा जाता है उसको। और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में बेबीलोन नगर जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण था, और ये एक समृद्ध राजधानी बनाई गई थी बेबीलोन। देन आपका मैंने मिस्र की सभ्यता स्टार्ट कर दिया था। तो मिस्र की सभ्यता जो थी, मिस्र की कला जो थी, प्राचीन मिस्र की कला, आर्ट ऑफ एशियन इजिप्ट, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि प्राचीन विश्व में मिस्र, भारत, मेसोपोटामिया और चीन, ये जो 4 सभ्यताएं हैं ये कहाँ पे जन्मी और पल्लवित हुई आप लोग को बता चुकी हूँ मैं पहले भी जब मेसोपोटामिया पढ़ाया था। तो ये जो है नदी घाटी सभ्यताएं हैं, नदियों के पास ये सारी सभ्यताएं पनपी, तो इसीलिए इनको नदी घाटी सभ्यताएं भी कहा जाता है। आप लोगों ने पहले भी सिंधु घाटी सभ्यताएं पढ़ा होगा तो सुना होगा कि उसको भी नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो इसीलिए इनकी जो व्यवसाय थे और इनके जो सभ्यताएं थी वो, और ये सारी जो सभ्यताएं हैं वो कांस्य युग में विकसित हुई थी। तो इसीलिए इन चारों सभ्यताओं की विशेषताएं जो है वो मिलती जुलती हैं। कौन कौन सी चारों सभ्यताओं की? जो हमारे भारत की थी, और मेसोपोटामिया की थी, चीन की थी, और जो मिस्र की थी, उनकी सभ्यताएं मिलती हैं आपस में, विशेषताएं सभ्यताओं की मिलती हुई हैं। तो ये मैंने मिस्र की कला के बारे में बता दिया था। अब देखते हैं कि इस वीडियो में देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं मिस्र की कला में। इन सभ्यताओं के धार्मिक व सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान के फलस्वरूप सभी एक दूसरे से प्रभावित हुई तथा मिलजुल कर उस नींव के निर्माण में योगदान दिया जिस पर कालांतर में विश्व के दूसरे भागों में अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ। तो इन सभ्यताओं के धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, तो ये कौन सी सभ्यताओं की बात कर रहे हैं? ये जो आपको अभी 4 सभ्यताएं मैंने लास्ट वीडियो में जो बताई थी, भारत की, चीन की, मिस्र की और मेसोपोटामिया की, इन सबके जो धार्मिक सांस्कृतिक विचार थे, आदान प्रदान हुआ उनका एक दूसरे से मिली जुली, तो मिलजुल कर उन्होंने नींव का निर्माण किया। उन सब सभ्यताओं ने एक दूसरे को योगदान दिया जिससे कालांतर में विश्व के दूसरे भागों में अन्य सभ्यताओं का क्या हुआ? विकास हुआ। सारी सभ्यताओं ने मिलकर एक दूसरे का विकास किया। ये जो आपको सभ्यताएं बताई मैंने चारों, वो सारों ने मिलके सभ्यताओं का विकास किया। तथापि मिस्र की सभ्यता की निजी विशेषताएं भी हैं।
यह प्राचीन सभ्यता है तथा अपने प्राचीनतम स्वरूप के कारण इसने परवर्ती सभ्यताओं को अनेक स्थलों पर प्रभावित किया है। अब देखो ये जो मिस्र की सभ्यता है इसकी निजी विशेषताएं हैं, मतलब इसकी एक पर्टिकुलर खुद की विशेषताएं हैं कुछ। तो यह प्राचीन सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है। मिस्र की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन मानी गई है तथा अपने प्राचीनतम स्वरूप के कारण इसने परवर्ती सभ्यताओं को अनेक स्थलों पर प्रभावित किया है। तो प्राचीन होने के कारण, सबसे पुरानी होने के कारण, इसका जो पुराना स्वरूप था, प्राचीनतम स्वरूप था, तो इसने और सभ्यताओं को, जो अन्य स्थल पे जो परवर्ती सभ्यताओं का जन्म हुआ, तो उन सारी सभ्यताओं को इसने प्रभावित किया। किसने? मिस्र की सभ्यता ने। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में लीबियन रेगिस्तान, पूर्व में लाल सागर और दक्षिण में नील नदी से घिरा हुआ है। अब देखो, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, तो ये जो मिस्र है वो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित, मतलब जो यहाँ का एरिया है, जो खेत है यहाँ पे, जो यहाँ पे लोगों को पानी मिलता है तो नील नदी द्वारा मिलता है। तो नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है मिस्र। एक देश है, छोटा देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर में, पश्चिम में लीबियन रेगिस्तान में। तो ये उत्तर में कहाँ पे है? भूमध्य सागर में, और पश्चिम में लीबियन रेगिस्तान में, और पूरब में लाल सागर, और दक्षिण में नील नदी से घिरा हुआ है। तो ये चारों दिशाओं में इन्होंने बताया हुआ है कि किन किन चीज़ से ये घिरा हुआ है, क्या क्या चीज़ें मिस्र के आसपास ये चारों तरफ हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। मेसोपोटामिया में सभ्यता के स्वाभाविक विकास में विदेशी आक्रमणों के कारण निरंतर विघ्न पड़ता रहा, किंतु इन प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित रहने के कारण मिस्र पर ऐतिहासिक युग में केवल एक ही जाति आक्रमण कर पाई। वो कौन थी? क्या नाम था उनका? जिसे हिक्सास कहते हैं या हिक्सास कहा जाता है। अब देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ पे क्या होता था, इसमें जो है बहुत सारे विदेशी जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किया और निरंतर इसमें क्या किया? विघ्न डालते रहे, किंतु प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित रहने के कारण मिस्र पर ऐतिहासिक युग में केवल एक ही जात, तो ये प्राकृतिक की जितनी भी बाधाएं हैं उनसे वो सुरक्षित थी, और अन्य लोग इन पे आक्रमण करते थे, लेकिन जो प्राकृतिक की बाधाएं थी उनसे वो लोग सुरक्षित थे। तो इन पर जो है एक ही जात केवल हमला कर पाई, आक्रमण कर पाई। कौन सी? जिसे हिक्सास कहा जाता है। विश्व में संभवतः मिस्र ऐसा देश है जहां मानव सभ्यता का विकास 4 सहस्त्र वर्ष तक लगभग पूर्ण रूप से अपनी स्वाभाविक गति से होता रहा। तो विश्व में ये संभवतः मिस्र ही एक ऐसा देश है जो मानव का विकास 4 सहस्त्र मतलब 4000 वर्षों तक यहाँ पे लगातार पूर्ण रूप से इसमें धीरे धीरे जो है विकास जो था, गति जो थी, विकास की गति जो थी वो चलती रही। यहाँ पे कहाँ पे? मिस्र में। मिस्र ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने टाइम तक विकास चलता रहा, इतनी स्वाभाविक गति से चलता रहा वो। तो वस्तुतः नील नदी के कारण ही मिस्र की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विकास हुआ। नील नदी से मिस्र को प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों लाभ थे। तो आप लोग को बताया ना मैंने कि नील नदी से घिरा हुआ था ये, तो नील नदी के कारण ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। और इसमें जो विकास हुआ, विभिन्न पहलुओं का विकास हुआ, वो कौन कौन सी थी? जो नील नदी के कारण विकास हुआ था यहाँ पे, प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों लाभ जो थे वो मिस्र की नील नदी के कारण थे, जो नील नदी पास में थी। तो मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी किनारे हुई थी, ये आप लोग याद रखना। तो नील नदी से ही इनका प्राकृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों लाभ हुए। अब आगे देखते हैं कि क्या है। इसी कारण यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने नील नदी का वरदान कहा है। तो यहाँ पे जो एक इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकार हैं, तो नील नदी की इतनी इम्पोर्टेंस थी यहाँ पे विकास में, इनके डेवलप में इतना इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण थी नील नदी। तो इसीलिए जो इतिहासकार हैं ये कौन? हेरोडोटस। तो इन्होंने नील नदी को वरदान कहा है मिस्र की सभ्यता में, नील नदी का वरदान कहा है मिस्र की सभ्यता को। तो ब्रेस्टेड के शब्दों में, अगर सौंदर्यमयी नील अभी भी विस्तृत गुरुवर छाती में मिस्र को नहीं छुपाती तो यह देश विशाल मरुभूमि बन गया होता। अब देखो, ब्रेस्टेड हैं, जैसे इतिहासकार आप लोगों ने हेरोडोटस पढ़ा, वैसे ही एक ब्रेस्टेड भी इतिहासकार हैं।
तो वो अपने शब्दों में कहते हैं कि अगर सौंदर्यमयी नील अपनी विस्तृत गुरुवर छाती में मिस्र को नहीं छुपाती, तो ये जो नील नदी है, इनका कहने का मतलब है जो नील नदी है, अगर इस देश को अपने मतलब पानी द्वारा सिंचित ना करती या फिर आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास के लिए अपना योगदान ना देती, तो अगर ये नदी यहाँ पे नहीं होती तो अभी ये जो जगह है, ये जो देश है, मिस्र देश है, तो ये मरुभूमि बन गया होता। मतलब यहाँ पे कोई विकास नहीं होता, कोई मानव नहीं रहता, ये जो है एक रेगिस्तान बन के रह जाता। तो यही कह रहे हैं ब्रेस्टेड की नील नदी जो है वो अपनी छाती में उसने मिस्र को छुपाया हुआ है, मतलब उसी के द्वारा ही मिस्र आगे बढ़ा, उसका विकास हुआ। तो इनका कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए हेरोडोटस ने नील नदी का वरदान कहा हुआ था मिस्र की सभ्यता को। प्राचीन मिस्र निवासी यह भी जानते थे कि सूर्य द्वारा प्रदत्त प्रकाश और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सूर्य देव रे को सर्वोच्च देवता सृष्टि का कारण मानने लगे थे। अब देखिए जो प्राचीन लोग थे, तो जो यहाँ पे प्राचीन लोग कौन थे, मिस्र के जो निवासी थे, तो वो जानते थे कि सूर्य द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है, प्रदत्त प्रकाश मिलता है, और जीवन जीने के लिए भी वो आवश्यक है, उसकी किरणें, सूर्य की ऊर्जा उनके लिए आवश्यक है जीवन चलाने के लिए आगे। तो वो सूर्य को क्या मानते थे, सूर्य देव को रे मतलब सर्वोच्च देवता मानते थे कि सूर्य से ही हमारा जीवन चल रहा है, तो उन्होंने उसको रे नाम दिया। सर्वोच्च जो शक्ति थी, देवता थी, सुप्रीम पावर जो थी, रे। तो सृष्टि का कारण मानने लगे थे, मतलब जो सारी चीज़ें चल रही थी वो सूर्य देवता के द्वारा ही चल रही थी, तो इसीलिए उन्होंने सृष्टि का कारण माना सूर्य देवता को। लेकिन नील और सूर्य, इन दोनों शक्तियों में किसकी महिमा अधिक है, इसका निश्चय वह कभी नहीं कर पाए, और इन दोनों देवताओं में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए सदैव संघर्ष चलता रहा। अब देखिए जो नील नदी है और जो सूर्य देवता हैं, दोनों की यहाँ पे महिमा थी, क्योंकि नील नदी ना होती तो मिस्र का विकास नहीं होता, सूर्य ना होता तो लोग जीवित नहीं होते। तो ये जो लोग मिस्र के निवासी हैं, तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इनमें से कौन सा देवता सर्वोच्च है, किसको जो है ज़्यादा स्थान दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर सदैव वो लोग संघर्ष में रहे कि किसको सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, क्योंकि दोनों उनके लिए इम्पॉर्टेंट थे। तो इन दोनों में संघर्ष चलता रहा। अभी आगे आपका मिस्र की सभ्यता बहुत, अभी आपको बताया आप जो है थोड़ी देर पहले कि बहुत विस्तृत है इसका जो वर्णन है, तो आप लोग को अभी आगे पढ़ाऊंगी मिस्र की सभ्यता के बारे में, और इनकी इन्होंने डिवाइड भी किया हुआ है अलग अलग राज्य में, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगी। तो अभी हम इसमें जो है इतना ही पढ़ेंगे। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लेना। मिस्र की सभ्यता आपका इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये जो है ये ज़रूर याद रखना कि इसको जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आपका जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू।